हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और यहां पर हम देख रहे हैं यूपीटीटी के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों के हल और उनका विश्लेषण। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हर वर्ष क्या होता है कि परीक्षा में यहां पर बहुत सारे प्रश्न रिपीट कर दिए जाते हैं, प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो जाती है, जिससे यहां पर आपको उन प्रश्नों को करने में आसानी होगी और यहाँ पर जो प्रश्नों के ट्रेंड रहे हैं उनको समझने में भी काफ़ी आसानी आपको हो जाएगी। अगर आपको प्रश्नों के ट्रेंड पता है तो प्रश्न पत्र हल करने में या फिर प्रश्नों के बारे में विचार करने में आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। इस वजह से यह जो है पूरा का पूरा सीरीज जो चल रहा है विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का हल व विश्लेषण, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे पहले हमने 2011, 2013 और 2014 के प्रश्न पत्र को हल कर लिया है और आज इसी क्रम में हम 2016 के प्रश्न पत्र को यूपीटीटी के 2016 के प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। यह पेपर 1 होगा, यह पेपर 1 है और यहाँ पर हिंदी के प्रश्न पत्रों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम यूपीटीटी के 2016 के प्रश्न पत्र का व्याख्या और विश्लेषण। तो एक एक करके हम प्रश्नों को देखेंगे और आप इनको समझने का प्रयास करें। तो हिंदी का पहला प्रश्न जो 2016 का था, 2016 में पूछा गया हिंदी का पहला प्रश्न जो था वह था चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। यहाँ पर चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला सवाल आपसे छंद से पूछा गया है, तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं यहाँ पर होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और यह जो है सममात्रिक छंद होता है। जैसे एक उदाहरण से इसको हम देख लें कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर, इस छंद को चौपाई छंद कहते हैं। यहाँ पर चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है और इसमें चौपाई छंद का एक और यहाँ पर आपको पहचान मैं बता दूं कि चौपाई छंद के प्रत्येक पंक्ति के अंत में या तो लघु लघु मात्रा होगी या तो दो दीर्घ मात्रा गुरु मात्राएं होंगी। दो गुरु मात्राएं होंगी या तो दो यहाँ पर जो है लघु मात्रा होंगी। यह जो है चौपाई छंद का एक और पहचान है। आपसे अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आप उसको कर लेंगे। जैसे मैं उदाहरण में आपको बताऊं, मैं पूरा छंद तो यहाँ नहीं लिखूंगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अंतिम में जो क्या आता है यहाँ पे शब्द सागर, सागर और इसके दूसरी पंक्ति के अंतिम में उजागर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो मात्रा बन रहा है यहाँ पर गुरु लघु और लघु बन रहा है और यहाँ पर भी देखिए गुरु लघु और लघु। तो अंतिम में जो दो मात्राएं होंगी वह या तो लघु होंगी या तो गुरु होंगी। तो यहाँ पर दोनों मात्राएं क्या बन रही हैं? लघु और लघु बन रही हैं। यहाँ पर गुरु और गुरु भी बन सकता है। चौपाई छंद का यह पहचान होता है। और चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? कुल प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होंगी। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर, यहाँ पर जब आप मात्राओं को गिनेंगे तो मात्राएं यहाँ पर जो है 16 मात्राएं, यहाँ पर भी 16 मात्राएं पूरी पंक्ति में होंगी और यहाँ पर भी 16 मात्राएं पूरी पंक्ति में होंगी। अब जब हम हिंदी पढ़ेंगे यूपीटीटी के लिए, वहाँ पर जब हम छंद पढ़ेंगे तो कैसे मात्राओं को गिनते हैं यह भी हम डिटेल में देखेंगे। कितनी मात्राएं किस पर लगती हैं पूरे डिटेल में बारीकी के साथ इनको भी देखेंगे हम। और मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं इसके बारे में, छंद के बारे में, कि दोहे की बात अगर आए तो दोहे के प्रथम चरण में यहाँ पर 13 मात्रा, द्वितीय चरण में 11, फिर तृतीय चरण में 13 मात्रा और चतुर्थ चरण में यहाँ पर 11 मात्राएं होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यह जो विषम चरण होता है वहाँ पर 13 मात्राएं और सम चरणों में क्या है वह 11 मात्राएं होती हैं। इसको हम जो है अर्ध सममात्रिक छंद भी कहते हैं, क्योंकि आधा सम है। इधर देखिए, इधर एक तरह के जो मात्राएं पाई जाएंगी 13 और इसके आधी तरफ जो है एक तरह की मात्राएं पाई जाएंगी 11, इसलिए इसको दोहे को या सोरठे को हम सोरठा को जो है यहाँ पर अर्ध सममात्रिक छंद भी कह देते हैं। तो यह चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब सोरठा की बात करें तो इसका ठीक उल्टा होता है। प्रथम और तृतीय चरण में 11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में यहाँ पर 13 मात्राएं होती हैं। यह भी जो है अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है, क्योंकि इसके आधे तरफ जो है 11 मात्राएं होती हैं और आधे तरफ 13 मात्राएं होती हैं। तो छंदों के बारे में यह कुछ बारीकियां थी जो हमने यहाँ पर देख ली। यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो एक ही प्रश्न में हमने करीब 3 या 4 प्रश्न यहाँ पर कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि दुल्हिन गावहु मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार।
ये पंक्तियाँ किसकी हैं, यह पंक्तियाँ आपसे पूछी जा रही हैं किसकी हैं। तो यह पंक्तियाँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना है। अगर राजा राम शब्द आ गया तो आप यहाँ पर तुलसीदास सोच रहे होंगे, क्योंकि तुलसीदास जी ने यहाँ पर राजा राम के बारे में, भगवान राम के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। यहाँ पर यह पंक्तियाँ तुलसीदास जी की बिल्कुल नहीं है। कृष्ण की बात आती तो यहाँ पर सूरदास हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर कृष्ण की बात भी नहीं है, तो यह भी नहीं है। यह पंक्तियाँ हैं कबीरदास जी की। कबीरदास ने भी रामचंद्र के बारे में बहुत लिखा। और एक बात मैं और आपको बता दूं, राम के तुलसी के राम और कबीर के राम में बहुत अंतर है। तुलसी के राम सगुण साकार ब्रह्म है, और कबीर के राम जो है वो निराकार ब्रह्म है। तो बहुत सूक्ष्म अंतर है इन दोनों में, बहुत गहरा अंतर इन दोनों में होता है। कई बार तो कबीरदास जी ने यह बात भी कही है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। राम के नाम का जो मर्म है वह कुछ और बताते हैं। जिस तरह से भगवान राम का नाम पूरी दुनिया लेती है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना, यहाँ पर कबीरदास जी का एक दोहा है। तो यहाँ पर यह क्या कहना चाहते हैं कि जो राम का अर्थ है वह किसी अलग अर्थ में लेना चाहिए। वहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए राम का जो है यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। राम जो है मोक्ष दाता है, राम तीनों लोगों के पालन करता है। यहाँ पर राम को वह निराकार ब्रह्म के तरह से देखते हैं, ऐसे समझे तो ज़्यादा ठीक होगा। इसकी बहुत ज़्यादा गहराई में हम न जाएं। तो राम को यह निराकार रूप में देखते हैं और तुलसी राम को साकार रूप में देखते हैं। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है आपको पूछा जाए, या तो आप जानकारी के लिए भी इस चीज़ को जान लें कि यह जो है राम और तुलसी, कबीर और तुलसी के राम में कितना अंतर है। तो यह कबीरदास जी का यह कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं, और यह जो है बीजक के रामायणी से लिया गया है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि बीजक के कितने भाग हैं। और बीजक जो है यह कबीरदास के दोहों का संग्रह है। तो यहाँ पर रामायणी से लिया गया है, साखी, सबद और रामायणी। साखी का अर्थ है साक्षी, जिसको देखा वही लिख दिया। तो यहाँ पर जो है रामायणी से लिया गया है। यह भी प्रश्न आपसे हो गया। यहाँ पर भी हमने 2-3 प्रश्नों को एक साथ देख लिया, बहुत आराम से यह प्रश्न आपके हो गए। तो अब जो अगला प्रश्न है यहाँ पर वह है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक कौन है, संपादन किया है। यहाँ देखिए आपसे पहला प्रश्न जो है वह तो व्याकरण का पूछा गया यहाँ पर, लेकिन उसके बाद दूसरा और तीसरा प्रश्न यहाँ पर जो है साहित्य के पूछे गए। यहाँ पर साहित्य के प्रश्न इस बार भी थोड़े हावी हो रहे हैं। 2011 में तो साहित्य के प्रश्न नहीं ही पूछे गए थे, उसके बाद 1-2 प्रश्न डाले गए थे, और यहाँ पर साहित्य के प्रश्नों की एक ठीक ठाक जो है यहाँ पे संख्या देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर और ठीक ठाक स्तर के भी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा गहराई से भी प्रश्न यहाँ पर साहित्य के पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाजुला कर आप यह देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है, किस तरह से प्रवृत्ति जो है यहाँ की बदल रही है और साहित्य की तरफ अग्रसर हो रही है। यहाँ पर 2013 के प्रश्न पत्र में आपसे शिक्षण भी पूछा गया था, शिक्षण के भी प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन उसके बाद से शिक्षण नहीं पूछा गया किसी भी वर्ष में, या फिर पूछा भी जाएगा तो हो सकता है 1-2 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है साहित्य का क्या है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। दोस्तों हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन 1877 ईस्वी में हुआ था। यहाँ प्रयाग से हुआ था, यह प्रयाग से, इलाहाबाद से ही इसका संपादन हुआ था। और इसका संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने इसका संपादन किया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका विमोचन किया था। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था इस पत्रिका का, हिंदी प्रदीप पत्रिका का, लेकिन इसका संपादन जो है बालकृष्ण भट्ट ने किया था। वह कब किया था? 1877 ईस्वी में किया था। तो यह जो है आपसे प्रश्न सन के हिसाब से भी पूछे जा सकते हैं। और अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया है यह भी हम देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है एक पत्रिका का संपादन किया था, यहाँ पर कवि वचन सुधा का संपादन इन्होंने 1868 में किया था। 1868 में इसका जो है संपादन इन्होंने किया था। बाल बोधिनी पत्रिका का भी संपादन
बालबोधिनी पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया था और इसका संपादन 1874 ईस्वी में इन्होंने किया था। तो यह सारे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अभी यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट के बारे में पूछा गया, हो सकता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के इन मैगजीनों के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर एक और यहाँ पर मैगजीन है जो इन्होंने लिखा था, प्रकाशित किया था, हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में 73 ईस्वी में हुआ था। यह अगर क्रम में देखें तो सबसे पहले इन्होंने कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया, फिर जो है हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया, उसके बाद से बाल बोधिनी का प्रकाशन इन्होंने किया था। यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के पत्रिका का यह क्रम हो गया और यह जो है पत्रिकाएं हो गई। अच्छा, प्रताप नारायण मिश्र भी यहाँ पर है, तो इनको भी हम देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। इन्होंने इसका संपादन मिर्जापुर से किया था। मिर्जापुर से इसका संपादन हुआ था 1883 ईस्वी में। तो यह जो है ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। और यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी की बात अगर आ जाए तो बद्री नारायण चौधरी ने यहाँ पर आनंद कादम्बिनी का यहाँ पर प्रकाशन किया था। आनंद कादम्बिनी, इसको मैं मिटा देता हूँ। इन्होंने आनंद कादम्बिनी, इसका संपादन इन्होंने मिर्जापुर से किया था। अच्छा, मैं माफ़ी चाहूँगा, जो है प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन मिर्जापुर से नहीं किया था, भूलवश ये शायद मेरे मुंह से निकल गया। तो बद्री नारायण चौधरी ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन जो है यहाँ कहाँ से किया था? यह मिर्जापुर से किया था। मिर्जापुर से इसका संपादन कब किया था इन्होंने? 1881 में। 1881 में इसका संपादन किया था। तो इस प्रश्न में हमने 4 और प्रश्नों को देख लिया। 4 के यहाँ पे 6-7 प्रश्न और आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। एक ही प्रश्न में आपके 6-7 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो कुल इन 3 प्रश्नों में हमने करीब 9-10 प्रश्न आपके 3 प्रश्नों में ही हमने और कर लिए हैं। तो यह परीक्षा की दृष्टि से आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और यह जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इस तरह के प्रश्न। तो अगर यह आपको बिल्कुल भी फ़ायदेमंद लग रहा हो, यह सीरीज़ हमारी पूरी फ़ायदेमंद लग रही हो, यह प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र का व्याख्या और उनका हल अगर आपको थोड़ा बहुत भी फ़ायदेमंद लग रहा हो तो और लोगों तक भी इसको पहुँचाएँ और हमारा हौसला अफजाई करें। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको यह सीरीज़ कैसी लग रही है। बाकी जो और जो यहाँ पर पीछे पूछे गए प्रश्न पत्र हैं उनका भी हल जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पर सूर्यधन उदय, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह सूर्यधन उदय, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह सूर्योदय। सूर्योदय में जो है सूर्यधन उदय में ओ की मात्रा है, यहाँ पर ओ की मात्रा एक चोटी होगी। मैंने आपको संधि को पढ़ाते हुए बताया था, या फिर हम संधि आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर से एक बार देख लेंगे कि जहाँ पर एक मात्रा हो, यहाँ पर ओ की मात्रा हो, वहाँ पर क्या होता है? गुण संधि होता है, गुण संधि। तो यह जो है गुण संधि है और इसका जो संधि विच्छेद होगा वह क्या हो जाएगा? सूर्योदय का सूर्यधन उदय हो जाएगा। यहाँ पर अ और उ मिलकर ओ बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सूर्य में आ है ना, छोटा आ, और यह उ, यह दोनों मिलकर क्या बनाए? सूर्योदय। ओ बन गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो गया ये, ठीक है। तो यह चीज़ें हमने देख ली यहाँ पर। और यथाशक्ति में समास पूछ रहा है आपसे, यथाशक्ति में कौन सा समास है? समास, चूँकि यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है
यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर जिस भी शब्द में आपको उपसर्ग दिख जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यह अव्ययी भाव समास हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो यहाँ पर यथाशक्ति में यथा जो है उपसर्ग है, इस वजह से यह क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो 35 प्रश्न का 35वें प्रश्न का हमारे क्या उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा, विकल्प ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर साहित्य का ही प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साहित्य किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है आपके टीईटी के प्रश्न पत्र में। तो यहाँ पर अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप कवि कौन कौन नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अष्टछाप कवि जो है नाभा दास नहीं है। बाकी यहाँ पर जो तीनों आपको दिख रहे हैं वह सब के सब अष्टछाप कवियों में गिने जाते हैं। नाभा दास की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। भक्तमाल यह काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, इसके भी प्रश्न पत्र में आने की संभावना है। तो नाभा दास की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है यह। हम अगर देखें अष्टछाप कवियों के नाम, तो अष्टछाप कवियों के नाम में सबसे पहले नाम जो है यहाँ पर कुंभनदास का आता है। 8 कवियों का यह पूरा का पूरा एक वो था, 8 कवियों के नाम यहाँ पर थे जो कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे। तो पहले थे कुंभनदास, कुंभन दास, और जो दूसरे कवि थे वह सूरदास। तीसरे कवि को अगर हम देखें तो यहाँ पे परमानंद दास, परमानंद दास। चौथे कवि यहाँ पर कौन है, चौथे कवि कौन है यहाँ पर, कृष्णदास, कृष्णदास। और पांचवें जो कवि हैं यहाँ पर वह है गोविंद स्वामी। अरे गोविंद स्वामी, यह कुछ जो है मुझे लगता है ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। गोविंद स्वामी। इसीलिए टेक्नोलॉजी पर थोड़ा सा विश्वास उठ जाता है कभी कभी, यह काम करो कुछ और होता कुछ और है, अपने आप ही रंग बदल रहा है। जो छठे कवि हैं वह हैं यहाँ पर छीत स्वामी। छीत स्वामी यहाँ पर यह छठे कवि हैं। और नंददास यहाँ पे लिखा क्या, साथ में आप लिख लें नंददास। यह जो सातवें कवि हैं नंद दास हैं, और जो आठवें कवि हैं वह हैं चतुर्भुज दास। तो यह जो है 8 कवि जो हैं वह कौन है, यह हमारे अष्टछाप कवि हैं। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। यह जो है 8 आपके किसी भी क्रम में आपसे, जैसे इस बार आपसे इस तरह से पूछ लिया गया प्रश्न, हो सकता है नहीं 8 के क्रम में किसी तरह से प्रश्न आपके बना के पूछ लिए जा सकते हैं। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन 8 को एक बार आप देख लीजिएगा, और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। 100% संभावना हर साल यहाँ से ऐसे प्रश्न बनने की हो सकती है। तो यह जो है आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे अगला पूछा जा रहा है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कह सकते हैं। अनिर्वचनीय, जो वचन से ना बोला जा सके, यहाँ पर वह जो है अनिर्वचनीय है, यानी कि वह वचन से बोलने जो है बोला नहीं जा सकता है, इसलिए वह अनिर्वचनीय। हमारा जो ऑप्शन है वह सी सही हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है खुद का अवलोकन करना, खुद को यहाँ पर समझना, तो आत्म साक्षात्कार बोलते हैं उसको।
यहाँ पर अगर हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो आपने इसको इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, जब आप 12वीं में यूपी बोर्ड में पढ़े होंगे तो वहाँ के सिलेबस में भी यह जो है यह पूरा का पूरा निबंध आपके वहाँ पर है। तो आचरण की सभ्यता जो है यह किसने लिखी है? सरदार पूर्ण सिंह ने लिखी है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह जी का एक निबंध है जो इन्होंने लिखा था। चिंतामणि, अगर रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो इनका जो निबंध है वह क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चिंतामणि हो सकता है यह जो है पूछा ही जाए। बिल्कुल, रामचंद्र शुक्ल का बड़ा ही महत्वपूर्ण एक निबंध संग्रह है चिंतामणि। यह आपसे प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो भूषण जो है वह यहाँ पर रीतिकाल, यहाँ जो है भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल 3 भागों में था, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो यहाँ पर यह जो है रीतिबद्ध साहित्य है, रीतिबद्ध जो है काल के हैं, रीतिबद्ध काल के यह जो है कवि हैं। और जो है रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों के नाम अगर आपसे पूछे जाएं तो केशवदास, बिहारी और भूषण, यह जो तीनों हैं यह रीतिकाल के 3 महत्वपूर्ण कवि हैं। इनको रीतिकाल के स्तंभ भी कह सकते हैं हम। 3 जो है रीतिकाल के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में इनका स्थान है, भूषण का, बिहारी का और केशवदास का। तो यहाँ पर केशव का तो काफ़ी ऊंचा स्थान जो है यहाँ पर जो है शुक्ल जी ने भी बताया है। तो यहाँ पर केशवदास के बारे में लिखते हुए शुक्ल जी ने एक पंक्ति बोली थी। वहाँ पर लिखा था कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास, बाकी कवि सब खद्दोद सम यह जहाँ तहाँ करत प्रकाश। यहाँ पर उन्होंने लिखा था कि सूर्यदास जो है वह सूर यानी जो सूरदास हैं वह साहित्य में सूर्य की बात है, और तुलसी जो है वह साहित्य में चंद्रमा की बात है, उडगन केशवदास। और जो तारेगण हैं वह जो है केशवदास तारों के समान है। यहाँ पर जो है इन तीनों को यह 3 पदवियाँ दी गई थी, या जो है 3 यहाँ पर विशेष तरह से इनको बताया गया था। और बाकी जो कवि हैं वह खद्दोत्सम, यह जो है जुगनू की तरह है, जो इधर उधर उड़ के ऐसे वैसे प्रकाश करते रहते हैं। तो यहाँ पर यह भी एक महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा रीतिकाल के कवि हैं भूषण, रीतिकाल के कवि हैं। यहाँ पे शिवाजी के दरबार में है तो शिवा शौर्य वगैरह इन्होंने लिखी हैं, छत्रसाल के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो यह चीज़ें हम जब साहित्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी चीज़ों को अच्छे से देख लेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। जब आप वीर रस की कविताएं पढ़ते हैं तो उत्साहित हो जाते हैं, और यही जो है उसका स्थायी भाव है। जो भी आपके मन में भाव उत्पन्न होता है वही जो है उसका स्थायी भाव। तो जब कोई रचना आप पढ़ते हैं तो उस रचना को पढ़ने या सुनने के बाद जो भी भाव आपके मन में एक स्थायी भाव जो आपके मन में उत्पन्न होता है वही जो है उसका, जब आप वीर रस की कविताएं पढ़ते हैं तो उत्साह आपके मन में उत्पन्न होता है। इस वजह से उत्साह वीर रस का जो है स्थायी भाव हो जाता है। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, रति। और यहाँ पर हास्य का क्या है? हास, करुण का शोक। तो यह जो है हमने देख लिया है जो है स्थायी भाव। कवितावली किसकी रचना है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कवितावली किसकी रचना है। तो कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। यहाँ पर तुलसीदास जी की रचना विनय, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, और आपसे रामलला नहछू, ये सब जो है, पार्वती मंगल, आप रामचरितमानस के बारे में जानते हैं। ये सारी रचनाएं जो है किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। ये आपसे काफ़ी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण भी है, आप इसको देख लेंगे एक बार। और यहाँ पर सूरदास जी के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, यह 3 रचनाएं किसकी हो जाएंगी? यहाँ पर सूरदास जी की हो जाएंगी। सूरदास जी की रचना हो जाएगी। मलिक मोहम्मद जायसी ने यहाँ पर पद्मावत लिखा था, पद्मावत। यह जो है आपको देख लेना है। तो यह जो है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वह है आनंद कादंबिनी के संपादक कौन है? हमने अभी पीछे ही देखा है आनंद कादंबिनी के संपादक कौन है। आनंद कादंबिनी के संपादक, देखिए यहाँ से प्रश्न आपका बन गया। अभी मैं आपसे कह ही रहा था कि यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछ भी लिया गया है। वहाँ पर विकल्प को जब हमने देखा था तो यहाँ पर हमने देखा ही था, यहाँ पर
कैवा प्रश्न था, इसको हम देख लेते हैं जिससे आपको याद भी हो जाए। हिंदी प्रदीप के बारे में जो हम देख रहे थे, तो हमने यहाँ पर आनंद कादम्बिनी के बारे में भी देखा था, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन यहाँ पर हमने देखा था। तो यहाँ पर वही प्रश्न हूबहू यहाँ से पूछ लिया गया। तो हमारा जो विकल्प है वह कौन सा सही हो जाएगा? हमारा विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। इसका संपादन कब हुआ था? 1881 में। 1881 में कहाँ से हुआ था? मिर्ज़ापुर से इसका संपादन हुआ था। तो हमने यह चीज़ें देख ली। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती की रचना किसने की? तो मृगावती की जो रचना है वह कुतुबन ने की थी। कुतुबन ने इसकी रचना की थी। यह जो है सूफी कवि थे। सूफी परंपरा के यह कवि थे। अच्छा, उस्मान की रचना की बात करें तो यहाँ पर उस्मान ने, यह भी सूफी परंपरा के ही कवि थे उस्मान भी। इनकी रचना क्या है? चित्रावली। चित्रावली इनकी एक रचना है। यह भी आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो हमने यह देख लिया, चित्रावली उस्मान की रचना है और कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती है। यह जो है मृगावती वैसे था, यह जो है यहाँ पर इसको थोड़ा शुद्ध करके मृगावती लिखते हैं। ये इनकी रचना मृगावती के नाम से थी। तो खैर उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो यहाँ पर जो है यह सूफी परंपरा के कवि थे यह दोनों। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न जो है वह है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वर्तनी के प्रश्न आपसे हर साल पूछे जाते हैं। 2-4 नंबर आपसे यहाँ से फिक्स हैं, 1-2 नंबर तो कम से कम यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो है, यहाँ पर जो है वह शुद्ध हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। तो अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ है? चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत होना, बीच से भाग निकलना। तो आगे कुआं पीछे खाई का किसी भी तरह से आपका यह अर्थ तो नहीं निकलता है कि चारों तरफ जल ही जल हो। तो यहाँ पर चारों तरफ जल ही जल हो सकता है कि आपको कुआं और खाई देखकर यह समझ में आ रहा हो, क्या पता उसमें खाई में भी जल भर गया हो, कुआं में तो जल होता ही है। तो यह प्रश्न, यह विकल्प हमारा सही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको थोड़ा विवेक से सोचना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चारों तरफ जल ही जल तो बिल्कुल नहीं। रास्ते का बंद होना, यह तो कदापि नहीं हो सकता, यह बिल्कुल कदापि आंसर यह जो है नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन बी भी चला गया। तो बीच से भाग निकलना, जब आगे कुआं है पीछे खाई है तो कहाँ बीच से आप निकल जाएंगे? बीच से उड़ के थोड़े ना कहीं जा पाएंगे। तो हमारा डी ऑप्शन भी, अगर ऐसे ही हम समझें इसको, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो बचता है यह क्या हो जाएगा? दोनों ओर मुसीबत का होना। आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ हो जाएगा? दोनों ओर मुसीबत का होना। हमारा यह विकल्प सही हो जाएगा। अगर आपको बिल्कुल भी यहाँ पे लाभ मिल रहा हो, यहाँ पर आपको इन प्रश्नों से बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी लाभ मिल रहा हो, और यकीनन आपको लाभ मिल रहा होगा, बहुत अच्छी सीरीज़ यहाँ पर आपके लिए चलाई गई है यह पूरी यूपी टीईटी के प्रश्नों की, तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ हमको। तो इससे जो है हौसला अफजाई होगा हमारा, और हम इससे अच्छे और जो है क्लासेज आपके लिए ला पाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई थी, अवधी भाषा में। और लिखा किसने था रामचरितमानस? यह तो आपको पता ही है। रामचरितमानस तुलसी बाबा ने लिखा था, तुलसीदास जी ने इसको लिखा था, यह आपको पता ही है। अच्छा, तुलसीदास जी ने बहुत सारी रचनाएं अपनी ब्रज भाषा में करी हैं। जैसे कवितावली उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है, उन्होंने जो है विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी है, दोहावली उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। यहाँ पर यह सारी रचनाएं जो है उनकी ब्रज भाषा में है, लेकिन रामचरितमानस जो है वह अवधी भाषा में लिखी गई एक रचना है। तो हमने यह भी देख लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। खड़ी बोली में लिखा है खुसरो ने। यहाँ पर खड़ी बोली में खुसरो, पहले कवि कहे जाते हैं खुसरो, अमीर खुसरो। इनकी जो है मुकरियाँ और इनकी पहेलियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने लिखने का प्रयास किया था हिंदी में खड़ी बोली। और भोजपुरी की बात करें तो भिखारी ठाकुर का नाम बहुत प्रसिद्ध है, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर।
जब भी मैं का लिखने की कोशिश करता हूँ तभी ये पता नहीं क्या अपीयर हो जाता है इस पर। इसे का से दिक्कत होगी मुझे ऐसा लगता है। अभी मैं नहीं, इस बार नहीं हुआ, तो यह ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, ये टेक्निकल फॉल्ट होगा कुछ ऐसा। तो यह जो है भिखारी ठाकुर। ब्रज में तो सूरदास जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, कृष्ण पर बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, रसखान वगैरह ने यहाँ पर रचनाएं करी हैं बहुत सारी यहाँ पर ब्रज भाषा में। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने दिया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रश्न पत्र में, तो साहित्य के बहुत ही ऊंचे स्तर के प्रश्न आपसे। यह तो साहित्य के दृष्टि से बहुत ऊंचा स्तर नहीं है, फिर भी यहाँ पर साहित्य जो टीईटी का स्तर है उसके हिसाब से यहाँ पर साहित्य के प्रश्न काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर पूछे जा रहे हैं आपसे। साहित्य काफ़ी गहरा है, या तो अभी समझिए बस छिछला वहाँ पर उथले उथले प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं साहित्य के। तो यहाँ पर आदिकाल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था। जैसा कि आपको पता ही है कि आदिकाल को बहुत सारे नामों से बहुत सारे कवियों ने बहुत सारे विद्वानों ने बताया है। तो आदिकाल का वीरगाथा काल किसने नाम दिया था, यह भी सर्वविदित है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। मैंने आपको पिछली क्लास में शायद बताया था आपको कि आदिकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने भी आदिकाल बोला था। वीरगाथा काल को आदिकाल जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने ही सबसे पहले कहा था, लेकिन इन्होंने इसको ज़्यादा जो है प्रभावित नहीं, इसको ज़्यादा जोर देकर नहीं कहा। आदिकाल को बस एक दो बार अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक में इन्होंने लिख दिया है, और ज़्यादा जो है जोर देकर उन्होंने आदिकाल को क्या बताया है, वीरगाथा काल बताया था। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि वीरगाथा काल कहा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वीरता से संबंधित ज़्यादा रचनाएं लिखी गई, रासो साहित्य वगैरह यहाँ पर लिखे गए। 12 रासो साहित्य के आधार पर इन्होंने जो है जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, विसल देव रासो, जयचंद प्रकाश जो है, ये सारी जो रासो साहित्य जो थे उनके हिसाब से इन्होंने कहा था कि यहाँ पर ज़्यादातर जो रासो साहित्य है यह 12 के 12 रासो साहित्य वह जो है यहाँ पर वीरता से संबंधित है, इस वजह से इसको जो है वीरगाथा काल कहा जाना चाहिए। यहाँ पर उस वह काल भी ऐसा था कि वहाँ पर जो है राजाओं के बीच में युद्ध हुआ करते थे, और जो है युद्ध का काल और थोड़ा राजनीतिक उथल पुथल का काल था, तो वहाँ पर वीरता से संबंधित चीज़ें ज़्यादा हो रही थी। इस वजह से इन्होंने आदिकाल को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए वीरगाथा काल कहना ज़्यादा उचित समझा। लेकिन सबसे पहला नाम जो है इन्होंने ही सुझाया था इसको, लेकिन जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाद में इनके बात का खंडन करते हुए कहा कि नहीं नहीं, इसको आदिकाल ही कहा जाना चाहिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आदिकाल किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल इसको। आदि देखिए यहाँ पे काल मैं लिख रहा हूँ, ये जो है अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आदिकाल किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन को महापंडित भी कहा जाता था। इन्होंने सिद्ध साहित्य जो है काफ़ी इस पर बातें की हैं, सिद्ध साहित्य पर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, और इनकी जो पीएचडी थी इन्होंने इस पर काफ़ी शोध किया है कुल मिलाकर सिद्ध साहित्य पर। तो यह काफ़ी बड़े विद्वान भी थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे हिंदी साहित्य के। तो इन्होंने इसको क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है, सिद्ध सामंत काल इन्होंने कहा है। और रामकुमार वर्मा ने इसको संधि काल कहा है, संधि काल भी कहा है, और इन्होंने चारण काल भी कहा है। चारण काल यहाँ पर ग्रियर्सन ने भी कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इसको चारण काल कहा था, और रामकुमार वर्मा ने भी इसको चारण काल कहा था। तो यह प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और अगर हम मिस्र बंधुओं की बात करें तो उन्होंने इसको क्या कहा था, मिस्र बंधुओं ने इस काल को आरंभिक काल कहा। आरंभिक काल इन्होंने कहा था, किसने कहा था, मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधु 3 भाई थे कुल मिलाकर। इन तीनों भाइयों ने एक पुस्तक भी लिखी थी हिंदी साहित्य की, मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद।
यह भी आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की यह पुस्तक थी। तो मिश्र बंधु विनोद 3 भाइयों ने लिखी थी। तीनों भाइयों के नाम आपके वहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उनके नाम नहीं पूछे जाते। अपर स्टडी में आप जब जाएंगे तो पीजीटी वगैरह में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उन तीनों में कौन से मिश्र बंधुओं के नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अच्छा, एक चीज़ आपको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मिश्र बंधुओं के नाम में क्या ही रखा है उसको देखकर हम क्या करेंगे। अगर आपको ज़्यादा उत्सुकता है तो उसको आप देख सकते हैं। वैसे इस बात को हम ध्यान में रखकर चलें कि हमको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो जो हमें पढ़ना है वही पढ़ें, जो हमें छोड़ना है उसको हम छोड़ते हुए चलें। क्यों उस पर अपना दिमाग हम खपाते हुए चलें, तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को समग्र सब कुछ समेटना जो है विद्वान होने के लिए काफ़ी ठीक है, उसको समेटिए। बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार कहता हूँ कि सब कुछ समेट कर चलना चाहिए। सब कुछ जितना मिले सब कुछ हासिल करते हुए चलना चाहिए। लेकिन कभी कभी एक जो है स्ट्रेटेजिक तैयारी भी आपकी होनी चाहिए कि हमें उतना ही पढ़ें जितना हमारे लिए जो है ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने देख लिया क्या मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है, इसको आरंभिक काल कहा है। अच्छा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो यहाँ पर यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन क्या कहा है आदिकाल को। तो बीज वपन काल कहा है। बीज वपन काल, बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद, तो यह जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, इसको बीज वपन काल कहा है। तो हमने यह देख लिया। यहाँ से 7-8 प्रश्न करीब करीब हमने देख लिया। संधि काल या चारण काल किसने कहा है? संधि काल या चारण काल कहा है यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और ग्रियर्सन ने भी इसको चारण काल कहा है। राहुल सांगरतायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। सिद्ध और सामंत दोनों के काल को सामंत काल बोलते हैं। सामंतों का काल जो है, जहाँ पर यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं कि जमींदार या राजा रजवाड़ा का जो काल था उसको हम कह सकते हैं सामंत काल। तो सामंत काल और सिद्धों का काल जो है, इसको कुल दोनों को एक साथ सम्मिलित करके उन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा था। बीज वपन काल की यहाँ पर हिंदी का बीज बोया जा रहा था, हिंदी का पौधा जो है अभी बोया गया था। तो यहाँ पर अपभ्रंश से हिंदी बन रही थी। तो कुल मिला जुलाकर इसको जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस वजह से बीज वपन काल कहा था। आदि काल जो है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आरंभिक काल जो है, हिंदी का आरंभ हो रहा था यहाँ पर, इस वजह से आरंभिक काल जो है मिश्र बंधुओं ने इसको कहा था। तो यह चीज़ें हमने देख ली। और भी बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे कालों में इसको विभाजित किया था, लेकिन वह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि अभी हम उन्हीं चीज़ों को देखते हुए चलें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे गणपति चंद्र ने इसको जो है शून्यकाल भी कहा था। तो यह चीज़ें आपके लिए जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे जो महत्वपूर्ण था वह हमने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ से आपसे एक प्रश्न और पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे साहित्य के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी अच्छे स्तर पे पूछे जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न जो है वह हम देख लेते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष का आपसे विलोम पूछा जा रहा है कि उत्कर्ष का विलोम क्या होगा। तो उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, यहाँ पर उत्कर्ष का जो क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा विलोम, अपकर्ष हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ट आप बोल के देखें उच्चारण, ट ठ ड ढ या अड़ा। आप जब इसका उच्चारण करते हैं तो आपके मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। तो यहाँ पर जो है ट वर्ग में जो है मूर्धा से उच्चरित होने वाले शब्द आते हैं। तो यह जो है मूर्धा, यह किस प्रकार का व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है। ट ठ ड ढ, ट वर्ग पूरा का पूरा क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है। यहाँ पर र और फा, ट वर्ग पूरा का पूरा साथ में र और फा भी क्या है, यहाँ पर मूर्धन्य व्यंजन हो जाता है। यहाँ पर जो है मूर्धा से बोले जाते हैं यह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ट ठ ड ढ अड़ा र और फा, यह जो है क्या हो जाएंगे, हमारे मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। और अगर हम तालव्य की बात करें, यहाँ पर तालव्य व्यंजन की बात करें तो च वर्ग पूरा च वर्ग, च वर्ग, अच्छा मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। च वर्ग, इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा मैं पहले। च वर्ग य और शा,
यह जो है हमारे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। यह तालव्य व्यंजन है, पूरा का पूरा चा वर्ग, च छ ज झ इया य और श। या जो है तालव्य हो जाएगा, र जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, य र, फिर ल जो है हमारा, आगे भी देखते हैं उसको भी हम, यहाँ पर श जो है मूर्धन्य हो जाता है, तो तालव्य हो जाता है, इसलिए इसको तालव्य शा भी बोलते हैं हम जब वर्ण विचार पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर कंठ की बात करें तो पूरा का पूरा जो हमारा क वर्ग है, क वर्ग पूरा का पूरा जो है हमारा वो कंठ से बोला जाता है, और ह और साथ में अहा, यह जो है हमारा कंठ से बोला जाता है, इसलिए इसको हम कंठ व्यंजन भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, कंठ व्यंजन। अगर हम दंत की बात करें तो त वर्ग, त थ द ध न, यहाँ पे त वर्ग और साथ में क्या हमारा ल और यहाँ पर दंत सा, यह जो है हमारा क्या है, यहाँ हमारा दंत व्यंजन कहलाता है। यह हमने इसको देख लिया बड़े आराम से, यह बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जब हम वर्ण विचार पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से वहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो यह चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली, हमारा अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन हैं उसको हमने समझ लिया। यहाँ पर क से लेकर पूरा जो वर्ग है, जो पांचों वर्ग हैं, यह पांचों वर्ग जो है स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं। इस तरह से हम इसको समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, क ख ग घ ञ से लेकर प फ ब भ म तक, यह जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर आपके मुखांग स्पर्श करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इसको हम जो है स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। विनय पत्रिका की भाषा आपसे पूछी जा रही है। अभी तुलसीदास जी के बारे में जब रामचरितमानस हम देख रहे थे तो मैंने आपको वहाँ पर बताया ही था कि विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, यह सारी जो रचनाएं हैं उनकी वह ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो यह जो है ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। यह किसने लिखी है विनय पत्रिका? विनय पत्रिका तुलसी बाबा ने लिखी है, तुलसीदास जी ने। यहाँ पे विनती किया है, यहाँ पर भगवान राम से चिट्ठी लिखी है उन्होंने एक तरह से अपनी बातों को कहलवाने के लिए यहाँ पर। तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर विनती, कुल मिला कर एप्लीकेशन उन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है भगवान राम के चरणों में अपना। तो जो है यहाँ पर आवेदन उन्होंने अपना किया हुआ था, कुछ उनके जो विचार थे उनको जो है वहाँ पर भगवान राम तक पहुंचाने के लिए माता सीता और हनुमान जी का सहारा लिया है। कुछ कुल मिला जुला कर इस विनय पत्रिका में बहुत शानदार यहाँ पर पद है, उसको आप पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा आपको। उसको मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ कि विनय पत्रिका पूरी की पूरी पढ़ें, बहुत आनंद आएगा आपको। तो यह जो है ब्रज भाषा में लिखा है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे अगला प्रश्न कि तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। यहाँ पर तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपसे अलंकार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक बरछी शब्द आ गया है। बरछी का मतलब एक हथियार है। यहाँ पर बरछी जिससे जो है काटने का काम किया जाता है कुछ, या फिर बरछी एक तरह का हथियार है, आप जान ही रहे होंगे बरछी के बारे में। तो यहाँ पर बरछी एक बार शब्द आया, यहाँ पर एक बार यहाँ पर आया है बरछी शब्द, और यहाँ पर बरछी, यहाँ पर इसको अगर छीने का जो यहाँ पर छी है, इसको अगर अलग से बर के साथ हम जोड़ें तो यहाँ पर बरछी, यहाँ पर बरछी बन जा रहा है। यहाँ पर उच्चारण में यहाँ बरछी हो जा रहा है। तो यहाँ पर 2 बार बरछी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तेरे बरछी ने खलन के, यहाँ पर कितने सारे, यहाँ पर तुम्हारे बरछी ने यानी तुम्हारे इस हथियार ने कितने सारे लोगों के जो है वरों को छीन लिया है, कितने सारे औरतों को विधवा कर दिया है, उनके पतियों को उनसे छीन लिया है। बर छीने हैं खलन के, तो कई औरतों को यहाँ पर विधवा कर दिया, कुल इसका अर्थ यही निकलता है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी जो है 2 बार कोई शब्द आए और उनका अर्थ जो है अलग अलग जो है, कुल मिला कर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 बरछी और बरछी यहाँ पर बार बार आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर दोनों के अर्थ बार बार अलग हो रहे हैं। यहाँ पर एक ही शब्द है और उसके जो है अर्थ, शब्द जो है एक बार से अधिक आया है लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग हो रहे हैं। एक ही शब्द के अर्थ, बरछी का एक बार अलग अर्थ हो रहा है, एक बार बरछी का दूसरा अर्थ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। और बाकी जब अलंकार पढ़ेंगे तो रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इन सारी चीज़ों को भी बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे।
तो यमक अलंकार यह हो जाएगा। जैसे कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बौराज जग व पाए बौराए। यहाँ पर कनक और कनक 2 बार शब्द आया है, लेकिन उन दोनों का अर्थ बार बार बदल रहा है। उसी तरह से यहाँ पे बर्षी और बर्षी जो है 2 बार शब्द आए, लेकिन इनका अर्थ बार बार बदल रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, देखिए तत्सम और तत्भव के भी प्रश्न आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं। तत्सम और तत्भव के प्रश्न हर बार 1 या 2 तो पूछे ही जाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको देख कर ही चलना है आपको। तत्भव शब्द आपसे पूछ रहा है, तत्सम किसको बोलते हैं, तत्भव किसको बोलते हैं, पहले इसको हम समझ लें तो हमको और आसानी से इसको समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी, थोड़ी सी आसानी होगी। जो तत्सम शब्द होते हैं वह संस्कृत के शब्दों को बोलते हैं। जो संस्कृत के हूबहू शब्द अभी भी प्रयोग हो रहे हैं उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। और कालक्रम के हिसाब से जो भी शब्दों में परिवर्तन आ गए हैं, उनके उच्चारण में जो परिवर्तन आ गए हैं, उसके बाद जो बोले जाते हैं वह जो है तत्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे पहले गोधूम बोला जाता था, दुग्ध बोला जाता था, संस्कृत में दुग्ध शब्द है, लेकिन कालक्रम परिवर्तन के बाद जो है समय परिवर्तन के एक लंबी अवधि के बाद दुग्ध शब्द जो है दूध बोला जाता है। अब हम उसको जो है क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं। तो दुग्ध जो है वो तत्सम शब्द है और दूध जो है वह तत्भव शब्द है। कुल मिला जुलाकर यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है। मधुप भौरे को कहते हैं, यह तत्सम शब्द है। मधुकर भी तत्सम शब्द है। भ्रमर जो है भौरे को बोलते हैं, यह भी तत्सम है, लेकिन भंवरा जो है यह तत्भव शब्द है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम देख लेते हैं इसी क्रम में। मुदरी का तत्सम शब्द क्या होगा। मुदरी का अर्थ होता है अंगूठी जो हम हाथों में पहनते हैं, मुदरी का अर्थ यही होता है। तो इसका तत्सम शब्द आपसे पूछ रहा है, तो मुदरी का जो तत्सम है, इसका मतलब मुदरी तो तद्भव हो गया। अब इसका तत्सम क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है, मतलब संस्कृत में इसको किस नाम से जानते हैं, यह आपसे यहाँ पर पूछा है। तो मुद्रिका के नाम से जानते हैं, मुद्रिका। यहाँ पर संस्कृत में मुंदरी को या मुंदरी को क्या बोलते हैं, मुद्रिका के नाम से जानते हैं। इसका यह सब जो है तत्सम जो है तद्भव रूप हो गया। यह सारे हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। फिर आपसे साहित्य का एक प्रश्न और पूछ लिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो कुटज बहुत जो है प्रसिद्ध एक निबंध संग्रह है इनका। तो कुटज तो इनके ही हैं, अशोक का फूल भी इन्हीं का है, और विचार प्रवाह भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यह तीनों जो है निबंध संग्रह इनके हो गए। और जो वृत्त और विकास है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह यह नहीं है। अब जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो परमाल रासो के रचयिता आपसे पूछा जा रहा है। परमाल रासो क्या है, यहाँ पर परमाल रासो साहित्य है जिसमें आलखंड है। आलखंड ही अभी सिर्फ शेष बचा हुआ है, परमाल रासो पूरा का पूरा जो है खत्म हो गया था। अब जो बचा हुआ है वह आलखंड ही बचा हुआ है। एक अंग्रेज विद्वान ने जब आलखंड का जो है पहले क्या हो रहा था, यह पुस्तक पूरी तरीके से विलुप्त हो गई, चूँकि परमाल रासो पूरा रासो साहित्य यह विलुप्त हो गया, लेकिन यह जो है मौखिक रूप से उपलब्ध थी। लोग जो है बसंत के महीने में, अच्छा एक प्रश्न और यहाँ पे बन जाता है कि आलखंड का जो है गायन किस महीने में होता है, आलखंड जो है किस महीने में पढ़ते हैं लोग। तो यह जो है बरसात के महीने में इसको पढ़ते हैं, बसंत नहीं, इसको बरसात के महीने में पढ़ते हैं, सावन वगैरह के महीने में इसको पढ़ा जाता है। तो बारिश का जो महीना होता है सावन, खासकर सावन में इसको पढ़ते हैं। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो परमाल रासो जो है आलखंड में, क्या आपको बता रहा था कि आलखंड जो है मौखिक रूप से उपलब्ध था, लोग इसका जो है गायन करते थे, इसको लोग जो है समारोहों में या फिर अपने जगहों पे इसको गाया करते थे। तो किसी एक अंग्रेज विद्वान ने इसको देखा और उस अंग्रेज विद्वान का नाम जो था चार्ल्स इलियट था। चार्ल्स इलियट ने इसको जो है प्रकाशित किया 1865 में, वह आलखंड के नाम से प्रकाशित किया। जो खंड गाने जो है लोगों के मुख से उसने सुना और उसको जो है टाइप कराकर उसने प्रकाशित करवा दिया आलखंड के नाम से। कुछ खंड ही मिल पाता है, पूरा का पूरा परमाल रासो नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर जो है इलियट ने इसका प्रकाशन करवाया था आलखंड के नाम से। उसके बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इसको परमाल रासो के नाम से प्रकाशित करवाया बाद में। तो यह अतिरिक्त जानकारी परमाल रासो के बारे में मैंने आपको बता दी। और इसके रचयिता कौन है, इसको लिखा था जगनिक ने इसको लिखा था। यहाँ पर एक काफ़ी एक प्रसिद्ध जो है पंक्ति भी आती है कि 12 बरस ले कुकुर जिए 13 लो जिए सियार। यह जो है काफ़ी एक प्रसिद्ध इसकी जो है पंक्ति भी है।
वरस 18 क्षत्रिय जिये आगे जीवन को धिक्कार, यह जो है इसकी एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। यहाँ पे आल्हा और उदल दो जो है सैनिकों के बारे में, यहाँ पर सेनापतियों के बारे में, यहाँ पर उनकी वीरता के बारे में यहाँ पर काफ़ी वर्णन किया गया है। तो जगनी की रचना है। यहाँ पर परमर्दिदेव, राजा परमर्दिदेव के राज्य में 2 शासक थे, 2 सेनापति थे, उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो मुझे लगता है परमाल रासो के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली है। चंद्रबरदाई ने यहाँ पर पृथ्वीराज रासो लिखा था। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और नल्ल सिंह ने यहाँ पर कौन सी रचना करी थी रासो? विजयपाल रासो, विजयपाल रासो। ये सारे के सारे रासो साहित्य हैं। और नरपत सिंह नाल के बारे में आपसे पूछा जाए तो नरपत सिंह नाल ने बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो, यह एक छोटी सी रासो साहित्य है, छोटा रासो साहित्य है। यहाँ पर वीरता भी है, यहाँ पर श्रृंगार की बातें भी है, यहाँ पर गीत वगैरह की बातें की गई हैं। हमको उतने डिटेल में नहीं जाना है रासो साहित्य के। रासो साहित्य काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए वह महत्वपूर्ण नहीं है। वह बाकी बड़े परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी डिटेल में पूछे जाते हैं। तो हमने जहाँ तक हमको देखना था, हमारे परीक्षा के दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण था हमने उसको देख लिया। परमाल रासो जगनिक का है, बीसलदेव रासो नरपत नाल ने लिखा है, और चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो, और नल सिंह ने विजयपाल रासो लिखा है। और खुमान रासो की बात करें तो यहाँ पर खुमान रासो जो है दलपत विजय ने लिखा है। तो यह प्रश्न आपसे यहाँ से बन सकते थे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है? साहित्य के प्रश्न के जो स्तर हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, काफ़ी उच्च स्तर के यहाँ पर प्रश्न आपके साहित्य के पूछे जा रहे हैं। तो अंधेर नगरी जो है किसके रचयिता है? अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये सारी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही हैं। तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन है? पहेलियों की रचना आदिकाल में किसने की थी, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आदिकाल में पहेलियाँ किसने सबसे पहले लिखी? खुसरो ने लिखी। अमीर खुसरो ने पहेलियाँ लिखी, मुकरियाँ लिखी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसके बाद से लिखे थे। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत भी है कि छाप तिलक सब छीनो मोसे नैना मिला के, ये जो है अमीर खुसरो ने ही लिखी थी। और बहुत सारी रचना, एक थाल औंधा धरा, यह जो है एक कुछ इसी तरह से एक उन्होंने पहेलियाँ भी लिखी थी, बहुत सारी पहेलियाँ कि एक थाल औंधा धरा जाए ताई सिर पे, कुछ ऐसे करके इन्होंने एक जो है पहेलियाँ भी लिखी थी, जो बच्चे जो है बचपन में हम लोग इसको पढ़ते भी थे, लोगों से पूछते भी थे, यह पहेलियाँ तो बूझो तो जाने में यह काफ़ी प्रसिद्ध होती थी। अभी चूँकि स्मरण में नहीं आ रहा है, तो खैर जो है यहाँ पर आदिकाल में पहेलियाँ किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने लिखी। मुकरियाँ वगैरह भी यह लिखते थे। तो जगनिक के बारे में हमने देख ही लिया अभी पीछे कि जगनिक ने जो है यहाँ पर परमाल रासो का रचना किया था। परमाल रासो की रचना करी थी जगनिक ने। आदिकाल में यह भी हुए थे। सरहपा की बात करें तो सरहपा पहले सिद्ध जो है कवि कहे जाते हैं। पहले जो है कवि जो है राहुल शंकरतायन इनको पहला कवि मानते हैं, हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं। यह सिद्ध कवि थे, सिद्ध कवि थे। सिद्ध जो है बौद्ध धर्म से निकला हुआ एक संप्रदाय था। सिद्ध मतलब यहाँ पे ब्रजयान शाखा के सिद्ध लोग जो थे, यह जो सिद्ध संप्रदाय के लोग थे, यह लोग कुल मिला जुला कर यह बात कहें। डिटेल में इसके नहीं जाएंगे हम, कहें कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा ज़्यादा डिटेल में इसको देखना। तो सरहपा जो है सिद्ध साहित्य सिद्ध कवि थे। इन्होंने जो रचनाएं करी हैं वह सिद्ध साहित्य कहलाती हैं। गोरखनाथ सिद्ध संप्रदाय से निकला हुआ एक नाथ संप्रदाय था। इसके प्रवर्तक गोरखनाथ कहे जाते हैं। खैर आदिनाथ जो है प्रथम नाथ जो है माने जाते हैं। आदिनाथ जो है हम भगवान शिव को ही मान लेते हैं, इस वजह से उनकी रचनाएं तो मिलती नहीं है। तो यहाँ पर गोरखनाथ जो है पहले जो है गोरखनाथ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं नाथ साहित्य में। तीसरे जो है नाथ जो है कवि थे, नाथ संत जो है तीसरे नंबर के यह थे। तो इन्हीं के नाम पर गोरखपुर शहर का भी नाम पड़ा है, गोरखनाथ के नाम पर। इनके गुरु का नाम मच्छेंद्र नाथ था। तो यहाँ पर मत्स्येंद्र नाथ भी बोलते हैं उसको, मच्छेंद्र नाथ भी बोलते हैं।
तो जाग मछिंदर गोरख आयो करके एक जो है काफ़ी प्रसिद्ध एक पंक्ति है जो आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैंने बता ही दिया। मछिंद्रनाथ बंगाल में जाते हैं तो वहाँ पर किसी युवती के प्रेम में वह खो जाते हैं, तो गोरखनाथ उनको जगाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे उनको वापस लिवाने के लिए पहुँचते हैं। तो वहाँ से एक यह प्रसिद्ध जो है पंक्ति है कि जाग मछिंदर गोरख आयो। तो यह जो है हमने देख लिया यहाँ पर जो है गोरखनाथ के बारे में भी। नाथ संप्रदाय के यहाँ पे जो है प्रवर्तक कहे जाते हैं यह। तो सरहपा जो है सिद्ध साहित्य के हैं, सिद्ध से संबंधित हैं। जगनिक ने यहाँ पर रासो साहित्य लिखा था और खुसरो ने पहेलियाँ लिखी थी। यह जो है चारों के बारे में हमने यहाँ पर भी देख लिया, खूब डिटेल में देख लिया। इससे ज़्यादा प्रश्न आपके यहाँ दूसरे जो है इन चारों से पूछे भी नहीं जाएंगे। तो अगला जो प्रश्न है वह है कि पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर जब भी कहीं से कुछ अलग होने की बात की जाएगी ना, जैसे छत से कोई नीचे कूद गया या फिर पेड़ से कोई जो है नीचे गिर गया, तो यहाँ से अलग होने की बात हो रही है ना, यहाँ से कोई चीज़ अलग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, मैं आपको बहुत डिटेल में चीज़ों को कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे एक भी प्रश्न जो है अगर दोबारा आए या फिर अतिरिक्त प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाएँ तो आपके गलत ना होने पाएँ। तो यहाँ पर जो है अगर आपको बिल्कुल भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और जो है अपने सुझाव जो है यहाँ पर हमको ज़रूर बताएं। तो पेड़ से बंदर कूदा में जो है कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पर अलगाव की बात होगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जहाँ पर भी अलगाव की बात होगी वहाँ पर अपादान कारक हो जाता है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। हमने अभी पीछे भी देख लिया था, मैंने आपको क्या बताया कि हम विकल्पों को देखते हुए चल रहे हैं और वहाँ पर चीज़ों को समझते हुए भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर विकल्प में आया हुआ यह श्रृंगार विकल्प में लिखा हुआ था, मैं आपको प्रश्न भी दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर देखा था, देखिए यहाँ पर विकल्प था और यहाँ मैंने आपको रति के बारे में बताया था कि इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछने जाने की संभावना भी अच्छी खासी रहती है। तो यहाँ पर स्थायी भाव पूछ रहा है, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति है। तो यहाँ पर हमने इसको देख लिया। उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस। तो यह चीज़ें हमने देख ली। हास जो है, हास्य का हास्य कोई स्थायी भाव नहीं, हास होता है। तो यह चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर पूछ रहा है तद्भव शब्द है। देखिए एक प्रश्न और यहाँ पे तद्भव तत्सम से पूछ ही लिया गया आपसे कि भ्रमर, यह अभी पिछले हमने प्रश्न में देखा कि भ्रमर जो है यह तत्सम शब्द है, मस्तक भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाता है, माथा हो जाता है, माथा। भ्रमर का भौरा हो जाता है, भौरा। अग्नि का तद्भव क्या हो जाता है, आग हो जाता है। यहाँ पर मछली क्या है, तत्भव शब्द है, मछली तत्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या हो जाता है, तत्सम मछली का क्या हो जाएगा, मत्स्य, मत्स्य इसका तत्सम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी, हमारा विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह जो है 30 प्रश्न जो है हिंदी साहित्य के जो पूछे गए हैं आपके 2016 के प्रश्न पत्र में, यह हमने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में समझ लिया है। यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर आपका बनता है तो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। बहुत डिटेल में हमने इसको देख लिया है और जब हम यूपीटीटी के बैच में इसको पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, बिल्कुल विस्तार से चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, हमारा उत्साहवर्धन करें, जिससे आगे और भी प्रेरणा मिल सके हमको आगे ऐसे क्लासेस आपके लिए अटेंड करने में, तो यहाँ पर बनाने में। तो कुल मिला जुला कर मैं यही कहूँगा कि अपने लोगों तक इसको पहुँचाएँ और अपने सुझाव ज़रूर हमको दें। जय हिंद।